तो केविन डी ब्रुइन के पास किसी भी फुटबॉल प्लेयर की सबसे भावनात्मक और दुखद जीवन की कहानी है, और ये जानकर ये 10 गुना अधिक इम्प्रेसिव हो जाता है कि वह एक फुटबॉल सुपरस्टार बनने में कामयाब रहे। शुरुआत से ही उन्हें उनके फोस्टर परिवार द्वारा त्याग दिया गया था और उनकी अकादमी से लगभग निष्कासित कर दिया गया था, और उनका बड़ा ब्रेक तब आया जब उनकी गर्लफ्रेंड ने उनके एक टीममेट के साथ मिलकर धोखा दिया और उन्हें मानसिक रूप से बर्बाद कर दिया। अंत में उन्हें मीडिया द्वारा फ्लॉप समझा गया, और फिर भी बेहतर से बेहतर बनने के लिए उन्होंने अपने गुस्से को तेल के रूप में इस्तेमाल किया, और अंत में वो टॉप पर पहुंच गए। और फिर भी जीवन ने उन्हें ट्रेजेडी के बाद भी मारना बंद नहीं किया। ये केविन डी ब्रुइन की अविश्वसनीय कहानी है। ये सब शुरू हुआ केविन डी ब्रुइन की गार्डन में, जहां बार बार पॉट्स तोड़ने के बाद उसके माता पिता ने उसे केवल अपने वीक फुट से खेलने के लिए मजबूर किया। अब पीछे मुड़कर देखें तो लगता है यह एक अच्छा फैसला था। 8 साल की उम्र में केविन पहले से ही परेशानी में पड़ रहा था। उसे अपने लोकल क्लब केवीवी ड्रजन में शामिल हुए 2 साल हो चुके थे, और वो पहले से ही अपने करियर में अगला कदम उठाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए उसने काफी अच्छे से अपने कोच से कहा ट्रेनिंग सेशन बेहतर नहीं हो सकते हैं, और इसके बाद अपने नए क्लब में चला गया। हालांकि फिर भी चीजें आसान नहीं हुई। वो मुसीबत खुद नहीं लेता था, लेकिन फिर भी वो अजीब तरह से शांत था। उसके पास सच में एक मजबूत चरित्र था। वो एम्बिशियस और बहुत ही ईमानदार था, और ऐसा लगता है कि वो अपने नए साथियों और यहाँ तक कि अपने कोचों से भी डर गया था, जो उसे नॉर्मल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो शायद ही कभी सफल हुए। एक समय वो इतना परेशान था कि उनमें से एक हमेशा उसकी साथ था, फिर भी उसने गोल पोस्ट को तब तक जाने से मना कर दिया जब तक कि उसे लगा कि उसे समझ लिया गया है, और तब तक रात हो चुकी थी। वही कोच झुककर स्वीकार करता है कि वो खच्चर की तरह जिद्दी था, लेकिन अब मैं वर्तमान में देख सकता हूँ कि इसी ने उसे इतना महान बनाया है। कुछ भी हो, समय के साथ साथ उसकी महान टैलेंट के शब्द दूर दूर तक फैलने लगे, और इसलिए जैंक ने बच्चे को दुखी जानकर उन्हें उनके लिए खेलने के लिए अकेले देश भर में यात्रा करने के लिए मना लिया। लेकिन ये पहली बार था जब डी ब्रुइने का दिल टूटा। बोर्डिंग होम में 1 साल के बाद जेनेक ने एक विशेष व्यवस्था की, जहां यंग प्लेयर्स को उनके परिसर में रहने के बजाय फोस्टर परिवार द्वारा होस्ट किया जाएगा, और इसलिए डी ब्रुइने अपने 2 साथियों के साथ इस नए परिवार के साथ चले गए। लेकिन पिछले साल डी ब्रुइन के लिए कठिन रहा, जो पहले से ही अपने होम टाउन में सामाजिक रूप से अजीब थे, लेकिन अब देश भर में मजाकिया भाषा में बोल रहे हैं। उन्होंने खुद कहा था ये समय उनके जिंदगी का सबसे खराब समय था। हालांकि अब इस नए परिवार के साथ वो सुरक्षित महसूस कर रहा था। वो अब अकेला नहीं था, और इसने उसे 1 साल बाद फिट होने में मदद की। उसे लगा कि सब कुछ ठीक है। वो स्कूल में अच्छा कर रहा है, फुटबॉल में अच्छा कर रहा है, कोई लड़ाई नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं था। जब उसने गर्मियों की छुट्टियों से पहले उन्हें अलविदा कहा, तो उनका पालक परिवार वापस आया और उन्हें बताया कि वो उन्हें अगले साल देखेंगे। लेकिन जिस पल वो अपने होम टाउन पहुंचा, उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा। उसकी माँ ने उसे देखा और कुछ ऐसा कहा जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गया। पालक परिवार ने उससे कहा कि वो अब तुम्हें वहाँ नहीं चाहते। ये इसके बारे में है कि तुम असल में हो कौन। वो कहते हैं कि तुम इतने शांत हो कि वो तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर सकते। तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। डी ब्रुइन इन शब्दों से परेशान था, क्योंकि किसी ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। वह इतना अकेला हो गया था कि चुपचाप अपने कमरे के अंदर अगले ट्रेनिंग सेशन का इंतजार करने लगा और पूरी कोशिश की कि कोई परेशानी न हो। और जब उसकी माँ ने उनकी बात खत्म की, तो उसने नीचे से एक फुटबॉल उठाई और अपने घर के पीछे में भाग गया और बॉल को बार के खिलाफ घंटों तक लात मारता रहा। उसके दिमाग में ये शब्द घूमते रहे, तुम असल में कौन हो, तुम असल में कौन हो। सबसे बुरी बात यह नहीं थी कि उसे इन लोगों ने छोड़ दिया जो उसका परिवार थे। मुद्दा ये है कि अब जिस क्लब से संपर्क किया गया था, उसे लगा कि वो एक प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा कि वो उसकी देखभाल के लिए एक और पालक परिवार को भुगतान करने को तैयार नहीं थे, और इसके बजाय उसे दूसरे बोर्डिंग हाउस में भेजने की बात थी। लेकिन ये खास था, क्योंकि यह परेशान बच्चों के लिए एक बोर्डिंग होम था। जब अंत में उसकी परेशानी कम हो गया, तो उसने आराम किया और जोर से कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं 2 महीने में पहली टीम में अपनी जगह बना कर रहूंगा। कुछ भी हो, मैं घर एक फेलियर होकर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। इस पल तक वो सिर्फ 16 साल का था, और उसने बी टीम के साथ कुछ ही मैच खेले थे, लेकिन उसकी नजर में वो अभी तक कुछ भी नहीं था। लेकिन उस साल गर्मियां खत्म होने के बाद वो जैंक के पास पहुंचा और उन्हें बताया, मेरे अंदर बहुत ज्यादा आग है। यह अजीब है, पर मुझे याद है कि ठीक उसी समय सब कुछ बदल गया था। जब हमने शुक्रवार की रात को खेला, मैंने बेंच पर शुरुआत की। जब मैं दूसरे हाफ में आया तो मैं पागल हो गया था। मैंने 1 गोल किया और सोचा वो अब तुम्हें नहीं चाहते। 2 गोल किया, बहुत शांत।
3 गोल किया, बहुत कठिन। 4 गोल किया, अब मैं उन्हें नहीं चाहता। 5 गोल किया और सोचा मैं आखिर कौन हूँ। मैंने फुटबॉल के एक हाफ में 5 गोल किए थे। यह इतना अच्छा परफॉर्मेंस था कि डी ब्रुइन को तुरंत पहली टीम में ट्रांसफर कर दिया गया था। 1 महीने और 20 दिन के करीब हो गए थे। उसने वास्तव में पहली टीम में तेजी से जगह बनाई थी जितना उसने वादा किया था। एक बार वहाँ क्लब ने थोड़ा अजीब बात करना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि वो उसे वापस अपने साथ रहने के लिए पालने वाले परिवार को भुगतान करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी दिखाया कि पालक माता पिता की तरफ से ये सब गलतफहमी थी। जाहिर है कि वो अब चाहते थे कि डी ब्रुयने उनके साथ रहें। उनका मतलब था हर वीकेंड पे डी ब्रुयने उनके साथ हो। डी ब्रुयने ने कहा कि तुमने मुझे कूड़ेदान में फेंक दिया और अब जब मैं अच्छा कर रहा हूँ तो तुम मुझे वापस चाहते हो। और इससे पहले कि वो कुछ कहते, उसने उनकी ओर पीठ कर ली। आखिरकार जब उसने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात की तो उसने कहा कि उसको शायद उन्हें धन्यवाद देना चाहिए था, क्योंकि उनके वजह से ही वो अब इतना महान बन गया है। पहले वो मुश्किल से खेल पाता था, दूसरे में उसको मिनट मिलने लगे और तीसरे तक वो लीग में तूफान बन गया। उसने उस सीजन 5 गोल हासिल किया था और 16 असिस्ट किया था और अपने इतिहास में अपने तीसरे लीग खिताब के लिए गैंग का कोच होते हुए वो इसे आधे पॉइंट से जीते थे, जो अजीब लग सकता है लेकिन यह असल में सच है। अंत में टाई के मामले में बेल्जियम लीग में उनमें से पहले स्टेज से प्राप्त किया गया हिस्सा आधा पॉइंट घटाया गया है और उस साल बस यही हुआ था। अगर इसके बारे में आपने पहली बार सुना था तो वीडियो पर लाइक करें। उस साल उसने किसी तरह और एक कदम आगे बढ़ाया जब उसने बेल्जियन नेशनल टीम के लिए अपना डेब्यू किया और वहां पर सबको इम्प्रेस कर दिया। विंसेंट कंपनी ने एक बार कहा भी जब उसके साथ उनका पहला ट्रेनिंग सेशन खत्म हुआ तब सब प्लेयर्स एक दूसरे से सिर्फ यही बात कर रहे थे, क्या तुमने वो देखा, वो सिर्फ 19 साल का है और वो ऑलरेडी टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर है। और एक फन फैक्ट है कि डी ब्रुयने का माँ का जन्म असल में अफ्रीका में बुरुंडी में हुआ था, तो वो यहाँ के बजाय वहाँ भी खेल सकता था, लेकिन उसने नहीं खेला। डी ब्रुयने ने ये कभी भी नहीं सोचा कि उसका जैंक करियर अजीब पलों से भरा हुआ था। पहले जब वो 19 साल का था उसने अपने टीम के स्टार प्लेयर इलियानी बर्दा को बताया कि वो ट्रेनिंग में हार्ड वर्क नहीं कर रहा है और फिर 2012 में वो अपने टीममेट्स के खराब परफॉर्मेंस के वजह से इतना परेशान हो गया था कि उसने एक मैच की पोस्ट कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे अपने टीममेट्स पर शर्म आती है और मैं उन टीममेट्स को कहता हूं जो खेलना नहीं चाहते वो टीम छोड़ के चले जाए। लेकिन अंत में वो डी ब्रुयने थे जो टीम छोड़ के चले गए। डी ब्रुयने को चेल्सी ने साइन कर लिया जो उसके परफॉर्मेंस से इतना इम्प्रेस थे कि वो उसे फ्रैंक लैम्पार्ड का रिप्लेसमेंट बनाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने उसे वेर्डन ब्रेमेन में लोन पर भेज दिया। बुंडेसलीगा में उसने जल्दी से साबित कर दिया कि वो दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट यंग टैलेंट्स में से एक है। अगर दूसरे अपने फ्लैशी स्किल्स के वजह से आग लगा रहे थे, डी ब्रुयने सिंपल खेल रहा था, लेकिन किसी तरह ये उससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव था, क्योंकि एक बार यहाँ योहान क्राइफ ने कहा भी था, फुटबॉल सिंपल है लेकिन यहाँ सिंपल फुटबॉल खेलना ही सबसे मुश्किल होता है। ब्रेमेन क्लब रेलीगेशन पर लड़ाई कर रहा था, लेकिन डी ब्रुयने ने 10 गोल और 9 असिस्ट करके यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। लेकिन अब टाइम था प्रीमियर लीग में फोकस करने का। लेकिन यहाँ इस सीजन डी ब्रुयने ने काफी स्ट्रगल किया था, क्योंकि इसे 1 साल होने वाला था कि उसके गर्लफ्रेंड ने उसे चीट किया। उसके ही बचपन के दोस्त, एक्स अकादमी और इंटरनेशनल टीममेट टीबो कोर्टुआस ने। लेकिन केविन डी ब्रुयने की गर्लफ्रेंड ने इसके बारे में अच्छा भी नहीं बोला। इन सबको कंफर्म करते हुए उसने बोला कि कोर्टुआस ने उसे एक रात में इतना दिया जितना केविन डी ब्रुयने ने उसे 3 साल में नहीं दिया। ऐसा उसने बदले के तरह बोला था। अगर डी ब्रुयने को वो महीनों पहले से चीट करती आई है, लेकिन फिर भी उसका फॉर्म तब इतना खराब हो गया जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी, और मरीनियो ने भी उससे बहुत खराब समय दिया। उसने डी ब्रुयने को सिर्फ आधे सीजन में ही सोल्ड कर दिया। उस सीजन उसने सिर्फ 1 असिस्ट किया और 1 भी गोल करने में नाकामयाब रहा। उसका अगला कदम अब वोल्फ्सबर्ग था, फिर से बुंडेसलीगा में, पर फिर से डी ब्रुयने ने अपने तबाहीदार परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ चेल्सी ने डी ब्रुयने को निकालकर कोर्टुआस को साइन कर लिया, जो कि जरासर नाइंसाफी है। डी ब्रुयने ने फिर भी शांत रहने की कोशिश की और बड़ा बनके दिखाया जब उसने कोर्टुआस को बेल्जियम नेशनल टीम में खेलने दिया। उसके बावजूद जब केविन डी ब्रुयने को कोच ने पावर दिया कोर्टुआस को निकालने का। उस साल डी ब्रुयने क्वालिफाइंग स्टेज में बेल्जियम के लिए टॉप स्कोरर थे और बेल्जियम को 12 साल बाद अपने पहले इंटरनेशनल टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने में मदद की। जब नेक्स्ट सीजन शुरू हुआ, डी ब्रुयने ने खाली जगह का इस्तेमाल करके एक मास्टरपीस बनके दिखाया। उसने 16 गोल्स किए और 2 गोल उसने लीग की सबसे डोमिनेटिंग टीम बायर्न के खिलाफ किए और बायर्न को 1 साल बाद लीग में उनका पहला हार मिला।
उस साल उसने 27 असिस्ट किया और 21 असिस्ट उसने लीग में ही किया था, जो उस समय बुंडेसलीगा का रिकॉर्ड ब्रेकर था। उसने वोल्फ्सबर्ग को एक क्लब टाइटल जितवाया और लीग में दूसरे प्लेस में लाने में मदद की, और पहले प्लेस में ऑब्वियसली बायर्न था। लेकिन उससे भी बढ़िया बात थी कि उसने पहली बार बैलन डियोर के लिस्ट में खुद को शामिल किया और लीग में सबसे बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। अगर आप सोच रहे हो उसने कैसे ये कमबैक किया इतना बड़ा दिल टूटने के बाद भी, तो उसी साल उसकी मुलाकात हुई थी अपने फ्यूचर वाइफ से। कुछ साल बाद भी वो मीडिया के वजह से इतना इनसिक्योर था कि उसके दोस्त ने उसका फोन लिया और डी ब्रुयन के फ्यूचर वाइफ को पहला टेक्स्ट किया। लेकिन अब डी ब्रुयन ने कहा, जब वो मेरे जिंदगी में आई तब उसने सब कुछ बदल दिया। उसके बिना मैं कभी भी उस अंधेरे से बाहर नहीं आ पाता। उसी साल के अंत में उनका पहला बच्चा होने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा खतरा आया जब एक सुबह उसकी वाइफ उठी और वो ब्लीडिंग कर रही थी। उस पल डी ब्रुयन हेल्पलेस हो गया था। जब उसको हॉस्पिटल लाया गया तब डी ब्रुयन ने रियलाइज किया कि जिंदगी कहीं ज्यादा है फुटबॉल से, लेकिन अंत में सब ठीक हो गया था। अब फिर से उसके जिंदगी में एक लाइफ चेंजिंग पल आया। एक बार किसी ने कहा भी था, वो इसलिए नहीं खेलता कि उसके अंदर आग है और वो आग को तेल की जरूरत है, वो इसलिए खेलता है क्योंकि उसे इस खेल से प्यार है। और एक साल बाद उसका ट्रांसफर हुआ मैनचेस्टर सिटी में विद 76 मिलियन यूरोस। ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा लीग, प्रीमियर लीग का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर था, जो करेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद एक आदमी की एंट्री हुई जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दिया, जिनका नाम है पेप गार्डियोला। जब वो लीग में रिटर्न करता है तब उसके ऊपर चेल्सी फ्लॉप का टैग था, लेकिन फिर गार्डियोला ने डी ब्रुयन को अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, केविन सुनो, तुम दुनिया के टॉप 5 प्लेयर्स में आ सकते हो, टॉप 5 इजीली। अगर डी ब्रुयन पहले अच्छे कोच पाने में स्ट्रगल किया था तो ये एक परफेक्ट कोच था। यहाँ पर उसको फायर अप करने की जरूरत नहीं थी। डी ब्रुयन को गार्डियोला को रॉन्ग प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, बस उसको गार्डियोला को सही प्रूफ करना था। जो लोग उसको चेल्सी फ्लॉप बोलते थे, उसका दाग अब डी ब्रुयन धीरे धीरे साफ कर रहा था। पेप के साथ उसके दूसरे सीजन में डी ब्रुयन ने असिस्ट चार्ट में टॉप किया विद 16 असिस्ट और मैनचेस्टर सिटी को ऐसा पहला क्लब बनाया जिन्होंने लीग में 100 पॉइंट्स किए। समर के बाद उसका फॉर्म और भी बढ़िया हो गया जब उसने बेल्जियम के साथ कुछ टूर्नामेंट्स खेले। डी ब्रुयन ने अपना सपना पूरा करते हुए अपने नेशनल टीम को वापस से ग्लोरी में लाया। उसने एडन हाजर्ड के साथ मिलकर उनका इंटरनेशनल में सबसे बेस्ट टूर्नामेंट खेला 2018 के वर्ल्ड कप में। उसने एक गोल के साथ ब्राजील को क्वार्टर फाइनल से नॉकआउट किया, लेकिन सेमीफाइनल्स में फ्रांस के साथ हारकर थर्ड प्लेस में इंग्लैंड को हरा के उनका पहला ब्रोंज मेडल जीता, जो बेल्जियम के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट था। अब बैलन डॉर ने भी उसको टॉप 10 प्लेयर्स में शामिल करना शुरू कर दिया। गार्डियोला की बात अब धीरे धीरे सच हो रहा था, पर 2019 उसके लिए और एक टफ ईयर था। वो इंजरी के बाद इंजरी हो रहा था और जिस दिन उसका दूसरे बेटे ने जन्म लिया, उसके घुटने में एक लिगामेंट टूट गया था। उसने उसकी वाइफ को बुलाया और उसके वाइफ ने नोटिस किया कि उसके आंख में आंसू है। उसने उसकी वाइफ को बताया, मैं अपने कपड़े भी खुद नहीं पहन सकता और अब हमारे पास 3 बेबीज है, और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी वाइफ जितना परेशान थी उतना शॉक्ड भी थी। जब वो शांत हुआ तब उसकी वाइफ ने उसे बताया, तुम हमारे शादी में भी नहीं रोए, जब हमारे बच्चे ने जन्म लिया तब भी तुम नहीं रोए, और एक ने तो कल ही जन्म लिया है। उस पल उसने बताया, वेडिंग्स और फ्यूनरल्स में मैं एक पत्थर हूँ, लेकिन फुटबॉल को मुझसे छीन लिया जाए तो मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन डोंट वरी, जब वो वापस शेप में आया तब उसने कभी भी मुड़ के नहीं देखा। 2019-20 सीजन में वो अपने करियर के टॉप में था और सिटी के टाइटल न जीतने के बावजूद उसने 20 असिस्ट किया और 13 गोल किया। उसने 20 असिस्ट करके लेजेंडरी थियोरी हेनरी की प्रीमियर लीग असिस्ट रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया था और उस साल प्रीमियर लीग का सबसे बेस्ट प्लेयर बन के सामने आया था। अब 2020 में बैलन डॉर में उसका रैंक और भी ऊपर आया। उसको दुनिया का 5 सबसे बेस्ट प्लेयर्स में चुना गया। उसके बाद उसने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और अपना चौथा प्रीमियर लीग टाइटल जीता। अब 2022 की चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में मैनचेस्टर सिटी का मैच था अगेंस्ट रियल मैड्रिड, जिनका गोलकीपर था टिबो कोर्टुआस, जो दोनों पोस्ट के बीच में खड़ा हुआ था। सबकी निगाहें थी सिटी की मिडफील्ड मास्टर केविन डी ब्रुयन के ऊपर। सिर्फ 2 ही मिनट्स हुए थे मैच को शुरू हुए, डी ब्रुयन ने एक पावरफुल सा हेडर मारा जो सीधा नेट में जाके लगा। डी ब्रुयन ने मैन सिटी के सारे फैंस को पागल कर दिया था। ये साफ था कि डी ब्रुयन ने कोर्टुआस को दिखा दिया था कि वो कौन है। डी ब्रुयन ने हर वक्त रियल मैड्रिड के खिलाफ एक ऑसम परफॉर्मेंस दिया है और इस मैच में भी उसका स्किल्स ऑन द बॉल और उसका विजन ऑन द फील्ड रियल मैड्रिड के डिफेंस के लिए पूरे मैच में एक खतरा था।
उसके इस परफॉर्मेंस ने उसे 2022 में बैलन डोर में दुनिया का टॉप 3 बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड के लिस्ट में शामिल किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डी ब्रुयन का इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देने के बाद भी आखिरकार रियल मैड्रिड ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। ये एक टफ लॉस था मैन सिटी के लिए, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। अब आते हैं 2023 में, जहां मैन सिटी ने एक नया स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड को खरीदा। अब डी ब्रुयन और हालैंड के वजह से मैनचेस्टर सिटी अब चैंपियंस लीग जीतने के लिए सबसे फेवरेट्स है। चैंपियंस लीग ट्रॉफी ये इकलौती चीज है जो डी ब्रुयन के पास नहीं है, जो बाकी के लेजेंडरी मिडफील्डर्स के पास है। पेप गार्डियोला ने एक बार कहा भी था, अगर आप मेसी को एक टेबल पे रखोगे तो आपको उसी टेबल के साइड में डी ब्रुयन को भी रखना पड़ेगा।